एक असिस्टेंट इंजीनियर की वाइफ ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका हस्बैंड एक ऑनलाइन क्रिकेट फैंटेसी ऐप में उधार के 1.5 करोड़ रुपए हार गया था। ये स्टोरी कर्नाटका में रहने वाले दर्शन और उसकी वाइफ रंजीता का है और न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो ये सुसाइड है और इसका रीजन अपना उधार मांगने वाले वो लोग हैं जो इनकी फैमिली पे प्रेशर बना रहे थे। लेकिन अगर आप इन फैंटेसी ऐप की रियलिटी और मासूम को मैनिपुलेशन करने का तरीका समझ गए तो ये केस सुसाइड नहीं मर्डर है और ये अभी मार्च 2024 का ही केस है। ये तो बस एक स्टोरी है। ऐसे लाखों लोग हैं जो इन फैंटेसी ऐप के बहकावे में आए हैं जो कि फैंटेसी गेम के नाम पर प्योर बेटिंग और गैम्बलिंग चला रहे हैं। अगर हम और केसेस की बात करें तो मुंबई घटकोपा से 24 साल का एक इंसान 70,000 लूज किया। हैदराबाद से बीटेक कर रहा 20 साल का स्टूडेंट लगभग 3 लाख रुपए लूज करने के बाद सुसाइड कर लिया। ऐसे केसेस को गिनवाना शुरू करो तो न्यूज हेडलाइन खत्म ही नहीं होगी। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करेंगे इन फैंटेसी गेमिंग ऐप से लाखों पैसे कमाने का गंवाने का तरीका। 24-year-old woman Ranjita V was found dead by suicide. A woman and her son reportedly committed suicide after losing money in betting on cricket matches of the Indian team. देखा जाए तो बेटिंग, सट्टा, रमी या ब्लफ खेलने का ट्रेंड कोई नया नहीं है क्योंकि रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र जैसे एंशिएंट बुक में भी गैम्बलिंग जैसी चीजों का जिक्र है जिसमें गैम्बलिंग को एक निगेटिव रूप में ही दिखाया गया है। और ऐसे कई सारे आर्टिकल्स है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उन्हें भी गैम्बलिंग का बहुत शौक था। वो लोग मुर्गे की फाइट्स पे या ऐसे किसी चीज पे सट्टा लगाते थे जो उनको विनिंग प्लेजर दे सके। धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों में भी सट्टा खेलने की चाहत बढ़ती गई और गैम्बलिंग का भी ट्रेंड बढ़ता चला गया। जैसे लोग मुर्गों की लड़ाई से हॉर्स राइडिंग और क्रिकेट जैसे गेम पे शिफ्ट होने लगे थे। बात है तब की जब मुगल के बाद ब्रिटिश इंडिया आए। लोगों में इस चीज का इतना क्रेज बढ़ा कि लोगों ने गैम्बलिंग हाउस ही बना लिया जहाँ जो चाहे जितना चाहे उतना सट्टा खेल सकता था। लेकिन इन चीजों में भी मनी लूज होने के कारण या सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होने के कारण क्राइम बढ़ने लगा, जैसे कि लूट पाट, आपस में लड़ाई और यहाँ तक कि बात मर्डर पे भी आने लगी थी। और एक टाइम के बाद जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी तो ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। इस एक्ट ने अलग अलग सेक्शन के अलग अलग चीजों को कंट्रोल करने का लॉ दिया। जैसे सेक्शन 13 में जानवरों की बेटिंग पे बैन लगाई और परमानेंटली गैम्बलिंग हाउसेस को बंद करने का यह लॉ था। सेक्शन 12 और 18 से दो बड़े ही ऑब्जेक्शन टर्म निकलते हैं, पहला गेम ऑफ स्किल्स और दूसरा गेम ऑफ चांस। इन दोनों टर्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो गेम ऑफ स्किल्स उसको कहते हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज या फिजिकल और मेंटल एबिलिटी यूज हो, और गेम ऑफ चांस वो है जो आपके लक पे डिपेंड होता है और उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। और इस 12 और 18 सेक्शन में ये कहा गया था कि गेमिंग और सट्टा लीगल है बशर्ते वो गेम ऑफ स्किल्स होना चाहिए, जबकि गेम ऑफ चांस को इस सेक्शन में बैन करने की बात की गई थी। अब बात आती है 1947 में हमारा देश आजाद होने के बाद जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था तब कुछ एक्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज शामिल कर लिया क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग नेशन से इन्फ्लुएंस था। इसमें एक एक्ट ये भी था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। इस एक्ट के आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग इसको 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को शेड्यूल में चेंजेस करने की पावर देती है। और इन सब के दौरान गैम्बलिंग भी अपने स्पीड से बढ़ रहा था। और यहाँ इस एक्ट की वजह से होता ये था कि जब कोई केस कोर्ट में गैम्बलिंग के आरोप में आता था तो पहले इसे एक्ट ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग के अकॉर्डिंग ये देखा जाता था कि वो गेम ऑफ स्किल्स है या गेम ऑफ चांस। लेकिन उस टाइम में भी लोग कोर्ट से बच जाते थे ये दिखा के कि मैं जो कर रहा हूँ वो गेम ऑफ स्किल्स है ना कि गेम ऑफ चांस। और इस एक्ट में यही डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि कौन गेम ऑफ स्किल्स है और कौन गेम ऑफ चांस। और यहाँ आता है मेन टर्निंग पॉइंट जहाँ गवर्नमेंट ये तय नहीं कर पा रही क्या लीगल है और क्या इलीगल। इस चीज का फायदा उठाते हुए फैंटेसी गेमिंग कंपनी अभी के टाइम में इलीगल बेटिंग को लीगल बना के खेल रही है। गवर्नमेंट बस इसको देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी फैंटेसी गेमिंग ऐप में 5 लोग 100 रुपए के साथ एक गेम खेलते हैं तो उन 5 लोगों में से एक ही विनर होगा जिसको लगभग अपने अमाउंट का 2 गुना मिलेगा यानी 200। ऐप ऑनर को लगभग 70 रुपए और गवर्नमेंट को जीएसटी और टीडीएस लेके 230 रुपए मिलेगा। यहाँ देखा जाए तो विनर वो पार्टिसिपेंट्स नहीं है, यहाँ विनर बस ऐप ऑनर होता है और गवर्नमेंट। और इन सब के बावजूद भी अगर ये सब गैम्बलिंग के कैटेगरी में आता है तो ये प्रूफ नहीं होगा कि ये इलीगल है। ठीक उसी तरह अभी के फैंटेसी गेमिंग ऐप अपना इलीगल धंधा बड़े ही मजे में लीगल तरीके से इंडिया में चला रही है। और ये बात है 1990s का जब वर्ल्ड वाइड एक नया इंडस्ट्री बन रहा था फैंटेसी एक्सपर्ट्स और गैम्बलर्स का था। और ऑनलाइन बेटिंग या गैम्बलिंग पहली बार इंडिया में 2001 में एक सुपर सेलेक्टर ऐप के नाम से शुरू हुआ जो कि स्टार स्पोर्ट्स और ESPN ने मिलकर बनाया था। 2008 आते आते फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म इंडिया में और भी ज्यादा फेमस होने लगे जिसमें ड्रीम 11 सबसे आगे था क्योंकि वो भी 2008 में ही लॉन्च हुआ था। 2008 से पहले इंटरनेट और मोबाइल काफी कम हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद इंटरनेट के सर्विसेज बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन गैम्बलिंग भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और फैंटेसी गेमिंग की ग्रोथ में एक और बड़ा फैक्टर है वो है IPL जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ था। और ड्रीम 11, MPL, माई टीम 11, A23 तो बस नाम है, जैसे कितने
एप्स और सर्वर्स है जो रोजाना सैकड़ों रूम्स बनाते हैं, इसमें दिन रात लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, आखिर लोग इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? यहाँ आता है मैनिपुलेशन और लखपति और करोड़पति बनने का झूठा सपना। ये फैंटेसी ऐप आप लोगों को दिखाते हैं और आप इसमें बड़े ही छोटे अमाउंट के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 रुपए से करोड़ों का प्राइस या बस 49 रुपए से करोड़ों पैसे जीतने का चांस। ये 49 रुपए एक आदमी के लिए बड़ी ही छोटी सी एंट्री फी होती है, लेकिन क्या होगा अगर इस 49 रुपए को 1.5 करोड़ से मल्टीप्लाई करें तो? क्योंकि एक रूम में लगभग 1.5 करोड़ लोग खेलने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल अमाउंट लगभग 73.5 करोड़ रुपीज हो जाता है। इसमें पहले गवर्नमेंट को TDS और टैक्स में लगभग 33 करोड़ दिया जाएगा, फिर इसमें से 10 से 12 करोड़ ऐप ऑनर को मिलेगा और बचे हुए पैसे में से 1 या 2 करोड़ के प्राइस इन 1.5 करोड़ लोगों में बांट दिया जाएगा और इसमें से जीतने के चांसेस लगभग 0.66% है। और अगर आप 49 रुपए हार भी जाते हैं तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाखों जीतने की फैंटेसी में आप फिर कोई ना कोई रूम आप जरूर पार्टिसिपेट करोगे, फिर से कुछ शॉर्टेन अमाउंट एंट्री फी देके। आप बोलोगे कि अगर जीतने का परसेंटेज इतना कम है और एक बार पैसे हारने के बाद भी मैं दोबारा पैसा क्यों लगाऊंगा? यही तो आप नहीं समझ रहे हैं। यहाँ आता है इनका मार्केटिंग, जिसे आपको बार बार एक ही चीज दिखा के दोबारा पैसे जीतने का उम्मीद देंगे और ये ऐसे ही नहीं होता है। जहाँ इंडिया में लोग क्रिकेट को फेस्टिवल और क्रिकेटर्स को भगवान मानते हैं और वही क्रिकेटर्स इन फैंटेसी ऐप को प्रमोट करते हैं, जैसे विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा। और सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे भी इन चीजों को प्रमोट करते हैं बिना ये सोचे कि पब्लिक पे इसका क्या असर पड़ेगा। और इन फैंटेसी ऐप का मार्केटिंग ही लोगों में इतना ज्यादा क्रेज, ट्रस्ट और जीतने की उम्मीद दिला देती है कि लोग भी बिना कुछ सोचे समझे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये गेम्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि लोगों को साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट कर देता है, वो इस गेम के एडिक्टेड हो जाते हैं और कहीं से भी पैसे लेके इस गेम में लगाने को तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस ट्रैप में और भी ज्यादा फंसते चले जाते हैं। ये तो बात ही बेसिक प्रॉब्लम की, क्योंकि आप बोलोगे इन फैंटेसी गेम का इम्पैक्ट इतना ही निगेटिव है तो गवर्नमेंट आखिर इसमें क्यों कुछ नहीं कर रही? गवर्नमेंट ने लॉ तो बनाया है, लेकिन इसमें भी लूप होल्स, जैसे कि ये फैंटेसी प्लेटफॉर्म जो कि सेल्फ रेगुलेट होते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक बॉडी FIFS बनाया गया है जो कि इस इंडस्ट्री को फ्रेमवर्क रेगुलेट करता है। लेकिन इसमें भी एक इशू है, क्योंकि इसको ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म लीड करते हैं। तो वही बात होगी कि चोर को ही तिजोरी रखवाली करने की जिम्मेवारी दे दी गई है। एट द लास्ट देखा जाए तो इसमें गलती किसकी है? डेटा एंड केसेस के अकॉर्डिंग तो गलती सबकी है, जो इस टाइप के ऐप्स या प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उसकी, जो इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं उसकी, और गवर्नमेंट भी जो अपना आंख बंद करके सब देख रही है। और सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों की है जो इन सब के इन्फ्लुएंस में आके इसमें अपने घर के जरूरत के पैसे लगा देते हैं इस जीतने की उम्मीद में, उन इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट करके जो इन सब कुछ सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, फिर भी हमने कुछ चीजों पे बात की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, जैसे इनका मार्केटिंग का तरीका, पूल में जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उनका क्या होता है, इसमें यूज होने वाले ब्लैक मनी, कौन कौन से पॉलिटिशियंस और इसमें पब्लिक फिगर इन्वॉल्व है। धीरे धीरे अपने पैसे और अपने उम्मीद को खोने से अच्छा है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन ढूंढे। और आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप पैसे के बदले कुछ वैल्यू या वर्क प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पैसे अर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।